Jagdish Chandar, a luminary of contemporary Indian art, meticulously crafts narratives of the human experience on his canvases. With origins rooted in the hallowed halls of Delhi College of Art, his journey unfolds with a bachelor's in fine arts in 1977, enriched by research at Japan's University of Tsukuba, 1984-86. His oeuvre, a symphony of emotion and resilience, captures the essence of the human spirit. Each stroke, layered with intention, reflects his quest for aesthetic integrity. Honored with accolades such as the National Award in Painting, 1990, his New Delhi atelier resonates with profound narratives, beckoning viewers into realms where art transcends boundaries. Stay connected, do subscribe to our channel, and do not forget to press the bell icon for our regular updates. Today we have with us an eminent painter, Jagdish Chandar ji. We are very glad to invite Jagdish ji to our studios of Chibrary today. Thank you, Jagdish ji, for coming. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure to have you here. Yeah. Jagdish ji, we are very keen on unraveling your entire journey as an artist. But to begin with, the most standard question that comes to my head, when did it first occur to you that you wanted to be an artist? How did that opening happen for you? जब मैं छोटा था तभी मुझे आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो हम लोग उन दिनों में घर छोटे होते थे, छत पे लोग सोते थे और तो हमारे तांगे चलते थे। हाँ हाँ हाँ। तो मैं उनकी बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंग करता था। ओके। हॉर्स, तांगा पीछे है, बैठे हुए हैं, आगे चल रहे हैं। तो ये था मैं मेरे ख्याल है 10 साल का जब। तो आपके घर में आसपास में आपके एनवायरनमेंट में कोई रिलेटिव्स थे जिनकी ड्राइंग्स आर्ट? नहीं, मेरे बड़े ब्रदर की बड़ी अच्छी ड्राइंग थी। अच्छा, मेरे फादर को भी इंटरेस्ट था आर्ट में। अच्छा। लेकिन मेरा जो था ना थोड़ा सा ज़्यादा था इंटरेस्ट। स्कूल गए, स्कूल में भी सिचुएशन वही थी कि भाई कोई फंक्शन होता है तो सारा पोस्टर मुझे बनाने पड़ते थे स्कूल के, कोई भी एनुअल टाइम जो होता था। तो सब स्कूल में ये क्लियर हो गया था कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन आर्ट, बेस्ट आर्टिस्ट। और उस टाइम का टीचर ने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन ये था कि कभी कभी डांटते थे। जैसे कोई मैथ की क्लास थी, आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, तो उसने कहा कि भाई जो क्वेश्चन था वो गलत कर दिया था मैंने। और मुझे डंडा मारा उन्होंने, कहते थे आर्ट किस में कुछ आता है। और तो बचपन से ही हाँ, मतलब ये एक सिचुएशन ऐसी बनी। हाँ। फिर मैं हाई स्कूल में गया, हमारा मिडिल स्कूल था पहले। हाई स्कूल में मेरे एक टीचर थे, वो सिख थे। तो उन्होंने भी जो ड्राइंग देखी तो ये कहते हैं भी तुम कुछ मत करना, सीधा आर्ट कॉलेज चले जाओ, कुछ नहीं करना तुम। ये आपके ड्राइंग के टीचर थे? हाँ, मेरे ड्राइंग के। हाँ। तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम्हें तो मुझे पता भी नहीं था उस टाइम आर्ट कॉलेज भी होता है। हाँ। तो बताया किसी ने कि भी आप तो मतलब इतना कैटेगोरिकली किसी ने इस चीज़ को इतना स्ट्रांगली देखा और आपको बोला कि और कुछ मत करना। दैट्स अ। और दूसरा मेरे को भी ऐसी फीलिंग थी कि भाई करना तो आर्ट ही है, शायद मैं भी आर्ट टीचर बन जाऊँगा तो थोड़ा सा आसान होगा पढ़ाने के लिए। तो वो एक अंदर की जो फीलिंग थी वो ये थी, क्योंकि आर्ट की समझ वैसे नहीं थी कि भाई इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो तो आर्ट कॉलेज में जाने के बाद पता चली। उससे पहले तो ये था भी ड्राइंग टीचर बन जाएंगे तो बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं कि भी जो भी है कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है। उसी में भी फिर मैं एक क्लास में 4th ईयर में फर्स्ट आ गया, मतलब अपनी क्लास में पेंटिंग में। तो करते करते फिर वो आप जो चीज़ें नहीं पता थी वो पता चल गई। मेरे लिए मुश्किल था नहीं कुछ भी। So after the 4th year of your college, you topped. हाँ। अब फाइनल ईयर में सेकंड था, क्योंकि थ्योरी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा, पढ़ाई में। हाँ। और 1 साल हम इधर उधर घूमते रहे जॉब की तलाश में भी। और मेरे 2 दोस्त थे, मेरे क्लासमेट थे, वो बड़ौदा गए थे। तो मैंने अपने फादर को बोला कि मेरे को भी जाना है। तो कहते नहीं यार, जो तुम्हें करा दिया अब इसी से करो जो कुछ करना है। पहले मैंने जॉब की 1 साल टीचिंग, तो वहाँ से भी मुझे निकाल दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ, टीचर ने। तो उस स्कूल के बाद जॉब हट गई, तो फिर मुझे पेंटिंग करता रहा मैंने कुछ दिन त्रिवेणी ज्वाइन किया, त्रिवेणी कला संघ। वहाँ पर स्टूडियो मेरे बूढ़ा साहब मेरे टीचर थे एक टाइम में, तो वो विजिटिंग फैकल्टी थे कॉलेज ऑफ आर्ट में।
तो उन्होंने कहा तू यहाँ के पेंटिंग कर ले, स्पेस नहीं तो मैं वहाँ करने लगा। तो फिर मुझे लगा कि भाई कुछ करना चाहिए, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब ईगर तो बहुत थी मेरे में, ईगरनेस तो बहुत थी कि कुछ करना है, जज्बा था। हाँ। तो मैंने अप्लाई शुरू किया करना फॉरेन स्कॉलरशिप। देन आई गॉट फर्स्ट ब्रेक इन 1982 व्हेन आई गॉट द जूनियर फेलोशिप। एंड 1982 ही सबसे ज़्यादा ये था कि पहला मेरी ज़िंदगी का पहला काम भी तभी बिका था। आई सोल्ड वन वर्क, एंड वो भी जो पहला वर्क जो बिका था वो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने खरीदा। वाह, जो सबसे बड़ा, सच अ बिग स्टार्ट। हाँ, और वो सेलेक्ट भी नेशनल आर्ट एग्जीबिशन जो होती है ना, एंड जो है उसमें था वो। हालांकि उससे पहले भी एक बार मेरा काम सिलेक्ट हो गया था 81 में, तो लगातार 2-3 बार मेरा लगातार सिलेक्ट हुआ, 81, 82 एंड देन 83, तीनों साल लगातार माय वर्क वाज सिलेक्टेड इन नेशनल। तो दैट वाज a big boost for me, big watershed moment हाँ, in your और life। also एक फेलोशिप से भी थोड़ा सा हेल्प मिली, क्योंकि हालांकि 500 रुपीज़ मिलते थे, लेकिन 500 रुपये बहुत होते थे उनके हिसाब से। तो देन इसी दौरान मेरे को जापानीज स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया, वो मेरा हो गया। अच्छा, so that was another major हाँ, chapter to begin in your life। तो मैं 84 में मैं जापान गया 1.5-2 साल के लिए। That must have been a very happy। हाँ, वो एक ब्रेक थ्रू था, मेन ब्रेक थ्रू वही था एक्चुअली, क्योंकि आपको एक नया एक्सपोजर था, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वहाँ सीखने को बहुत मिला, एक नया एनवायरनमेंट था, डिसिप्लिन था। तो वहाँ आप लोग कैसे काम करते थे? हमें आर्टिस्ट लोग एक ही कॉमन एरिया में या सब लोग अपने अपने? हाँ, एक्चुअली क्या था कि जहाँ मेरे को स्पेस मिली थी काम में, मास्टर्स की क्लासेस होती थी वहाँ पर, तो स्टूडेंट थे मेरे साथ मास्टर्स के, तो उनके साथ एक अलग से स्पेस था, उसी में 3 या 4 लोग हम काम करते थे पेंटिंग। तो कोई टाइमिंग नहीं थी, जब मर्जी करो जब मर्जी ना करो, पूरी रात करो, क्योंकि वहाँ ओपन था सब कुछ। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सो बोर्डिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ, यू ओनली हैड टू पेंट। 100% फुलशिप था, मतलब, एंड इट वाज वेरी गुड स्कॉलरशिप दैट टाइम। सो उस टाइम पे आपका आर्ट बहुत जबरदस्त फ्लावर आउट हुआ होगा, बिकॉज कोई हिंड्रेंस नहीं, कुछ नहीं। वो देखो, कंफ्यूजन तो उस टाइम भी होता ही है। अच्छा, क्योंकि प्रोसेस होता है ना सीखने का, आपको डायरेक्शन मिलना आर्ट में बहुत मुश्किल होता है किसी को भी। तो उस टाइम भी आप लर्न ही कर रहे थे, तो आप लेकिन चीज़ें क्लियर होती ही गई उसके बाद, काफ़ी हद तक भी टेक्निकली आप बेटर हो गए, कॉन्सेप्ट वाइज भी बेटर हो गए, तो आप एनवायरनमेंट से बहुत सीखते हो। स्पेशली एक आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट में वो सब लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत कुछ तेजी से सीखने को मिलता है। सो दिस वाज योर 7 years इनटू यू लर्निंग आर्ट फॉर्मली, है ना? 4 साल आपके कॉलेज में गए, फिर 1-1.5 साल का गैप आया, उसके बाद आप यहाँ फेलोशिप में आए। 1.5 साल के लिए था, 1.5 year में था वहाँ पर। तो उससे बहुत हेल्प मिली, और उसी बीच में मैं ना वहाँ से पेरिस चला गया था। अच्छा, हॉलीडेज में, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत अच्छा था मेरा। ओके, तो आई ट्रेवल पेरिस एंड लंदन एंड ऑल्सो रोम। अच्छा, सो दैट वाज अ गुड लॉन्ग ट्रिप यू हैड एंड यू गिव योरसेल्फ। तो वो बहुत, उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब खासकर इटली में कुछ काम ऐसे आपने सारे, हाँ, इटली के सब आर्ट हब्स को और उन सब को देखा। हाँ, जैसे मुझे एक पेंटिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट लगी थी मेरे को, वो थी बोटिचेली की पेंटिंग है। बोटिचेली की 2 पेंटिंग थी, एक स्प्रिंग और एक बर्थ ऑफ वीनस। ओके, बहुत, मतलब वो आप भूल नहीं सकते, एक बार देख लोगे तो आप उसको देख के आपको लगता है कि आर्टिस्ट का लेवल क्या था। तो दैट्स हाउ इट वर्क। तो जब आप इस तरह, इज दैट स्पेसिफिकली ओनली रियलिस्टिक या उसमें भी कुछ स्टाइलाइजेशंस हैं? नहीं, उसका था अपना, लेकिन था रियलिस्टिक। लेकिन उसकी जो हैंडलिंग थी ना, वो थोड़ी रेनेसां पीरियड, ये अर्ली रेनेसां का था वैसे, और हाई रेनेसां में तो ये आ गए माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची। अच्छा, ये अर्ली रेनेसांस वाले हो गए। ये उससे थोड़ा पहले के थे। हाँ। लेकिन उसके काम की क्वालिटी उनसे कहीं भी कम नहीं थी बोटिचेली की, और इसीलिए वो बर्थ ऑफ वीनस बहुत फेमस पेंटिंग है। ओके, हाँ, और स्प्रिंग में बहुत अच्छी पेंटिंग थी, फिगर्स थी, वो ऐसा लग रहा था कि फ्लाई कर रही है, मतलब सो लाइट, मतलब। तो ये आर्टिस्ट की क्वालिटी है, यही कि उसका कॉम्पोजिशन इतना अच्छा था, हैंडलिंग इतनी अच्छी थी, आप देखते ही रहते हो पेंटिंग को। अच्छा, और अच्छी पेंटिंग की क्वालिटी भी यही होती है जिसको आप देखो और वो याद रहे आपको पूरी जिंदगी, ऐसा वो ऐसा इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट था। हाँ, होता क्या, टैलेंट इज नॉट इनफ इन आर्ट, क्योंकि टैलेंट तो बहुत लोगों में होता है।
परस्यू करना मुश्किल है, हम्म, उसको कंटिन्यूटी मतलब So you came back very inspired after your trip to Japan fellowship and then this international travel और उसके बाद then आपकी journey as an artist picked up from there more. हाँ, थोड़ा सा देखो आर्टिस्ट की ज़िंदगी में ना बड़े अप्स एंड डाउन आते हैं हमेशा। ऐसा कभी नहीं लगता कि आप सक्सेसफुल हो, It's not a smooth sailing. हाँ. कभी नहीं होता। वो मेरे ख्याल है हर आर्टिस्ट के साथ होता है ज़्यादातर, कि वो कभी लगता है कि यार तुम सेटल हो गए हो या बड़ा अच्छा हो गया, और 1-2 साल के बाद पता चलता है कुछ नहीं हो रहा। कई बार कि आपको आइडिया भी एकदम से एग्जॉस्ट हो जाते हैं और आपकी कोई पेंडिंग भी नहीं बिकती, आप कई बार काम भी नहीं कर पाते, कई बार आइडिया ही नहीं आ पाते। तो इसमें एक चीज़ नहीं इन्वॉल्व है, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व है। तो इसलिए आर्टिस्ट का तो एक प्रोसेस है, वो कंटिन्यूस वो काम करता रहेगा तो रहेगा, नहीं तो वो फिर जैसे पानी में अगर तैरोगे तैरते रहोगे तो ठीक है, नहीं तो अगर आप किनारे रहे तो गए फिर आप तो डूब ही जाओगे फिर अगर नहीं तैरे होते। तो इस आर्ट बिल्कुल करीब करीब वैसे ही है, आप काम ही करना पड़ता है इन स्पाइट ऑफ आपके पास पैसे हैं या नहीं है, काम बिकता है या नहीं भी, स्पेस है या नहीं है, जो आपके मीन्स हैं उसमें आप जो कर सकते हो करिए, बात खत्म। दैट्स द ओनली वे। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा आपको रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे करके, एकदम तो नहीं, जैसे आपके साथ हुआ कि यू स्टार्टेड गेटिंग हाँ रिकॉग्निशन। हाँ। तो उसके बाद भी फिर मुझे एक साथ 2 अवार्ड मिले, एक बार एक किया 1988 में, और उसमें साहित्य कला का था, एक संस्कृति अवार्ड था। तो वो देते थे 30 यंग आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज करते थे, 35 बिलो 35, और उसमें होता था कि 5 फील्ड से सोशल वर्क, विजुअल आर्ट, डांसिंग, थिएटर, सभी आर्टिस्ट का, एंड लिटरेचर, अच्छा, तो एंड म्यूजिक, सारे तो वो सारा उसके में से एक को वो जो भी बिलो 35। अच्छा, so उसमें also you हाँ, got I got that one. and you were always primarily only freelancing. आपने जॉब वॉब कभी छोटी मोटी जॉब करना जरूरी भी हो जाता है। हाँ, जैसे हफ्ते में 2 दिन गए या महीने में 1 हफ्ते की क्लास हो गई। But you never convinced yourself that you should go for a full time job because आपका कहीं पे आर्ट के साथ इतना डीप वो स्ट्रांग था कि वो साइडलाइन हो जाएगा। हाँ, वो तो था ही, इसीलिए मेरे को एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 1982 में मुझे जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब थी, और वो सेंट्रल स्कूल की थी, बहुत अच्छी जॉब थी। तो वो मेरी जो अपॉइंटमेंट मिली मुझे, वो मेरठ में मिली। तो मेरी मदर में से बहुत इंटरेस्ट थी, कहती तू वहाँ क्या कैसे करेगा अकेला। अच्छा, she didn't want you to go. हाँ, और मेरे को भी ये लग रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो पेंटिंग कैसे करूँगा। अच्छा, तो 1982 में मैं 14 अगस्त को मुझे जाना था, ज्वाइन करना था। मैं वहाँ गया और मैंने ज्वाइन किया और मैं घर वापस आ गया, मतलब क्योंकि छुट्टी थी 15 अगस्त की। तो मैंने 15 अगस्त को ही, मतलब मैं एक चीज़ है, मैंने हमेशा डिसीजन जो है ना बहुत शार्प तरीके से लिया है, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं था। अच्छा, जब जो भी किया, एक इंडिसिसिवनेस होती है वो आपके अंदर कभी नहीं थी। हाँ, मतलब कंफ्यूजन नहीं था, यू वर क्लियर हेडेड। हाँ, तो मैंने कहा कि नहीं यार, मैं नहीं करनी, मेरी मदर भी ठीक नहीं है, वो कहती है तो मैं कुछ कर लूँगा, ऐसी कोई बात। मैंने नेक्स्ट डे रेजिग्नेशन भेज दिया उनको। ओके, वन इज ए वेरी गुड जॉब, इन स्पाइट ऑफ दैट। हाँ, गुड सैलरी, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस, एंड वो एक ही दिन ज्वाइन किया। अच्छा, और नेक्स्ट डे मैंने उसको छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। तो कई बार वो दिल की आवाज़ इतनी हाँ, पावरफुल होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ें मिल गई फिर साथ के साथ। So you never had to regret your decision? नहीं, रिग्रेट नहीं है। मतलब दिक्कतें बहुत आई, ये नहीं मैं कहूँ, प्रॉब्लम्स बहुत थी, इनसिक्योरिटी बहुत थी, बट फिर भी आपको कभी नहीं लगा हाँ, कि मैं आर्टिस्ट को इनसिक्योरिटी, आप जॉब भी करोगे तो भी आर्टिस्ट को इनसिक्योरिटी होती है। फिर तो कम मेरे जितने भी दोस्त हैं
कुछ लोग बहुत अच्छा जॉब करते हैं, किया उन्होंने अपनी लाइफ में, पर उनको भी इनसिक्योरिटी थी एक तरीके से, क्योंकि काम के लिए इनसिक्योरिटी थी, काम प्रॉपर नहीं हो रहा है, हम एग्जीबिट नहीं कर पा रहे हैं, जितना टाइम देना चाहिए फ्रीलांसर दे सकते हैं, उनका अलग वो प्रॉब्लम हो जाता है सिनेरियो। तो इसलिए आर्टिस्ट की तो ज़िंदगी में हमेशा ये होता है कि जितना मिला वो कम ही लगता है उसको हमेशा। स्ट्रगल तो ज़बरदस्त होता है। वो तो और आर्ट में हमेशा हुआ है कि दुनिया में सिचुएशन सब जगह एक जैसी है, सब लोग स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम जो जानते हैं वो कुछ लिमिटेड लोग होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं अपने आर्ट में, चाहे वो इंडिया में चाहे बाहर भी हो, मोस्टली स्ट्रगल करनी पड़ती है बहुत लोगों को, मतलब वो बड़ा बहुत मुश्किल होता है निकलना, मतलब। तो पर इसका मतलब ये है कि इफ हमारे जो ऑडियंस सुन रहे हैं एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं, डू दे हैव टू गेट स्कैर्ड और डू दे हैव टू स्टिल गो हेड विद देयर कन्विक्शन कि उनको आर्टिस्ट बनना है, दे वांट टू बी इन आर्ट? नहीं, पर वो तो देखो ऐसा है, अंदर की अगर स्ट्रेंथ नहीं है आपकी ना, स्ट्रॉन्ग विल नहीं है, जब तक नहीं है विल नहीं है और आप कुछ करना चाहते हैं, अब होता क्या है, टैलेंट इज नॉट इनफ इन आर्ट, क्योंकि टैलेंट तो बहुत लोगों में होता है, परस्यू करना मुश्किल है, उसको कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू करना और उस प्रोसेस से गुजर के जाना बहुत मुश्किल है, वो सबसे डिफ़िकल्ट जॉब होता है। टैलेंट की कमी नहीं होती, टैलेंट बहुत लोगों में होता है, लेकिन वो क्या होता है, लेजी हो जाते हैं, जॉब करने लग गए, फैमिली हो गई, शादी हो गई, टाइम नहीं मिलता, थोड़े लेजी हो गए, तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि भाई आर्टिस्ट फोकस होके और ऐसे लोगों से दोस्ती करे जो आर्ट करते हैं। तो हमारा सर्कल वही था, उसमें जय झरोटिया भी थे। अच्छा, वो मेरे टीचर भी थे, मेरे दोस्त भी थे, तो टीचर कम दोस्त मेरे ज़्यादा थे, बहुत क्लोज थे। So how was he as a teacher? As a teacher he was good. He was also young ना, he was also learning that time in one sense. तो 9-10 साल का गैप था, तो वो भी यंग ही थे, उनको भी मतलब एक स्ट्रगल एक तरीके से कर रहे थे अपनी कैरियर। And he was also exploring because वो एक exploratory phase होता है। लेकिन ये प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट और उसमें वो बहुत टैलेंट था उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं। टैलेंट, कमिटमेंट, डेडिकेशन बहुत थी, उनका भी बहुत था। क्योंकि उनके बारे में मैंने सुना कि कुछ भी हो वो अपना सुबह उठ के जो है वो जो उनका रियाज होता था कि उनको वो करना ही है, स्केचिंग करनी ही है, नो मैटर व्हाट। कहीं भी जाएंगे ना वो स्केच बुक होगी ना, जैसे स्टेशन में भी बैठे हो ना, ट्रेन पकड़नी है तो वहाँ बैठ के ड्राइंग करना शुरू कर देते थे। दिस इज हाँ, बात भी करते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। अब मैं कई बार कॉलेज में उनको मिलने जाता था बाद में, जब मैं पास करने के बाद, वो कहते हैं पहले तो चाय मंगाते थे, चल चाय पीते हैं, हाथ में स्केच बुक है, ड्राइंग कर रहे हैं और मेरे से बात भी कर रहे हैं। तो उनको हाँ, मतलब उनको बहुत उनमें टैलेंट बहुत था, मतलब भरा हुआ था, मतलब जो, और ही वाज आल्सो वेरी गुड इन ड्राइंग, ही वाज रियली गुड, आई मीन वेरी गुड आर्टिस्ट। ओके जगदीश जी, आपके आर्ट में जैसे कि स्टार्टिंग शुरू से अगर जर्नी को देखा जाए या आपके आर्ट वर्क्स को देखा जाए, तो देयर आर लॉट ऑफ जम्बल्ड अप फॉर्म्स एंड देयर ऑल इन मूवमेंट। समवेयर मे बी यू हैव बीन एबल टू और हैव बीन वांटिंग टू कन्वे द जो angst या expression that human beings go through, which so far in our interaction also we've understood कि हाँ, एक journey of an artist होता क्या है, कितना struggle होता है, so that has come out in your works. Would you like to comment about your initial works? And उसमें वही था ना, एग्नी तो थी ना, पेन भी था, क्योंकि देखो आप अगर जॉब नहीं कर रहे हो, आप इनसिक्योरिटी है, तो पेन तो होगा ही ना, मतलब आप थोड़े में काम करना चाहते हो, रिकॉग्निशन भी नहीं है, होती है थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट है, अभी बहुत मतलब उस टाइम करने को था, मतलब तो इसलिए वो जो इनर जो चीज़ें जितनी भी जो आपको होती हैं, अल्टीमेटली पेंटिंग तो उसी से बनती है। आप चाहे देखो किसी को कैसे भी, लेकिन आप रिएक्ट कैसे करते हो चीज़ों को, है ना, चाहे वो पॉवर्टी है, चाहे वो हैप्पीनेस है, कुछ भी है, पोइट्री है, जैसे म्यूज़िक है, तो जो जो चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं वो उसमें आप उसको रिएक्ट करते हो और उससे वो पेंटिंग बनती है। तो वो उस टाइम हो सकता है कि स्ट्रगल का पीरियड था, तो वो सब चीज़ें इसीलिए थी, अप्स एंड डाउन एंड विद स्ट्रॉन्ग। यू मेड देम इन अ बॉक्स, सो बेसिकली कन्वे कि हाँ कहीं पे वो एक ब्लॉक्ड है और एक कंस्ट्रक्टिव, वो थोड़ा इसके बाद की स्टेज थी वो। अच्छा, उसमें थोड़ा फ्री हो गया था, हाँ थोड़ा सा स्टेबल हो गया था, तो इसलिए लाइफ थोड़ी म्यूजिकल हो गई थी कि बड़े आराम से मतलब चीज़ें हो रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, तो दैट मतलब इकोनॉमिकली बेटर सिचुएशन बन गई थी, तो फिर वो प्लेफुल हो गया। म्यूजिकल बॉक्स टाइटल ही उसका ये था। ट्रम्पेट प्लेयर थे एक मेरे पेंटिंग बनाया, तो वो म्यूजिक
कहा तो उसकी मैंने करीब टोटल 7 पेंटिंग थी, जो मेरे पास एक भी नहीं है अब। सारी आपकी निकल गई, पेंटिंग सब बिक गई। ऑल्सो आपका काम, आई मीन यू आर नॉट लाइक मेनी अदर आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत प्रोलिफिकली काम किया है। यू बीन नोन टू वर्क वेरी एट योर पेस, स्लो। हाँ, थोड़ा सा स्लो तो मैं हूँ, मतलब पर वो तो आर्टिस्ट का एटीट्यूड की बात होती है, उसको कुछ नहीं कर हर सकते कोई आप। टेम्परामेंटली डिफरेंट एंड यू लाइक टू बी विद सम वर्क्स एट अ स्लो पेस एंड यू आर नॉट रशिंग एंड यू आर नॉट कि मेरे को इतना नंबर ऑफ पेंटिंग्स बनाना है। बहुत आर्टिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने बहुत कम काम किया। उसमें मार्शल दूषा, उन्होंने वो बैठे रहते, चेस खेलते रहते थे, और जब आइडिया कुछ आया तो आई मीन वो कमोड वाला जो उसने डिस्प्ले किया था, साइकिल व्हील वाला, ही वाज द आर्टिस्ट एक्चुअली, जो ब्रेक थ्रू था। मतलब जो जिसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन या रेडीमेड वर्क ऑफ आर्ट, मतलब आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस इट्स अ कांसेप्ट दैट, हाँ, उठा के उसने रख दिया उसको, साइकिल व्हील को उसने डिस्प्ले कर दिया पेडेस्टल पे। तो दैट वाज ए वेरी बिग ब्रेक थ्रू। तो वो तो ब्रेक थ्रू कोई आसानी से नहीं मिलता किसी को भी, लेकिन उन्होंने बहुत कम काम किया, लेकिन वो इम्पोर्टेंट काम किया, तो बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट थे। और सेम लियोनार्डो विंची, उन्होंने ड्राइंग बहुत की है, लेकिन जो मेजर वर्क्स हैं वो बहुत कम है। मतलब गिनती की पेंटिंग्स हैं उसकी, मतलब लास्ट सपर हो गया, मोनालिसा हो गया, मदर एंड चाइल्ड हो गया, कुल मिला के आप गिन सकते हो। The quantity of work doesn't matter, but the quality and the intensity। हाँ, आर्टिस्ट के ऊपर होता है कि वो कितना उसको लग रहा है कि भाई मुझे पेंटिंग ये करनी चाहिए। उस बीच में हो सकता पीरियड कभी ऐसा आता है जब आप जल्दी भी कर पाते हो, नहीं तो आर्टिस्ट के ऊपर है। अब पिकासो था, वो दिन रात पेंटिंग करता था। एम एफ हुसैन को देख लो, वो भी पेंटिंग करते थे। जय जरोटिया जी को देख लो, वो भी खूब ड्राइंग करते थे, पेंटिंग धड़ाधड़। तो एटीट्यूड की बात है। कई आर्टिस्ट ऐसे थे जो बहुत करते हैं, ऐसे होते हैं। मैंने कहीं पे केशव मलिक सर का आपके बारे में जो लिखा हुआ है, वो इतना सुंदर लिखा था उन्होंने कि उसकी वजह से मेरे को आपके आर्ट में वो जो मैं आभास कर रही थी, सिर्फ एक परसेप्शन था, वो और ज़्यादा डेप्थ में जो महसूस हुआ। सो इसलिए आई रियली वांटेड टू शेयर दोज लाइन्स। This is what he wrote about your work. It is not the slick work of a smart, talented painter, nor the work of a timid plodder of the art field. It is not painting for the painting's sake either. Rather, it may be said, the circle around the pit of a being in all its glory and ecstasy, agony and degradation. So ये जो इतना पावरफुली उन्होंने लिखा कि कैसे जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक आर्टिस्ट के अंदर, वो आपने उसको जो अभिव्यक्ति दी है वो इतनी इंटेंस है, where you are capturing not just the pain, the ecstasy, the agony and the degradation. तो जो आपकी imagery है, जैसे आपने जो न्यूज़ बनाए हैं, उनमें एक क्वालिटी ऑफ, आई फेल्ट वेरी ग्रोसनेस को भी आपने बहुत इंटेंसली कैप्चर किया, वेर यू वांटेड टू कन्वे। सो एंड उसी कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली थी कि जैसे ह्यूमन लाइफ जो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो गई है, एंड देन मैकेनिकल क्वालिटी ऑफ जॉब्स, एंड पीपल आर जस्ट अर्निंग बिकॉज एंड दे आर इन द जॉब्स बिकॉज दे हैव टू मेक ऑल दैट मनी, और उस वजह से देयर डिपेंडेंस ऑन वायलेंट स्टिम्युलेशंस इट हैज़ इंक्रीज्ड सो मच मोर, एंड यू कैप्चरिंग ऑल दैट। So I want you to comment a little about all that. इसमें भी मैं ये बोलूँगा कि भी मैंने एक पेंटिंग और बनाई थी इसमें, वो जैसे स्क्रीम पेंटिंग, तो वो एक पेंटिंग थी जो बहुत फेमस है, मतलब हाँ, it's a very famous वेरी वेरी फेमस है ना। तो एक पेंटिंग मैंने भी बनाई थी स्क्रीमिंग, और वो एक पोर्ट्रेट था, आदमी चीख रहा है, हाँ, फुल इंटेंसिटी और विगर से। कैन यू इमेजिन वो पेंटिंग मैंने जब बनाई थी तो मैं कभी सोचा नहीं था कि इसको ये बिकेगी। I never thought I will sell this painting. But उस पेंटिंग को पता है किसने खरीदा? मिस्टर ब्रूटा ने, रामेश्वर ब्रूटा ने। अच्छा। मतलब तो वो भी कहने लगी, उनकी जो वाइफ है वो कहने लगी, इसको घर में कैसे लगाएंगे हम? एडमंड मुंक का भी जो स्क्रीम था, उसको घर में नहीं आप लगा सकते इस पेंटिंग को। उसकी जितनी भी पेंटिंग्स हैं, डांस ऑफ डेथ इस तरह की हैं, अब गोस्ट फिगर्स लगती हैं, बिल्कुल अंधेरा डार्क, आइज नहीं है, तो लेकिन आर्टिस्ट वो करता है जो उसको अच्छा लगता है, भले ही वो बिके या ना बिके। अच्छा आर्टिस्ट की क्वालिटी यही है, ऑथेंटिक आर्ट की भी, जो वो करना चाहता है वो करे, तो वही आर्टिस्ट है। अगर वो करे जो दूसरा बोले, फिर वो आर्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल थिएटर में भी ऐसा होता है कि ट्रेजेडी होती है तो आप इंजॉय करते हो, हम देखते हैं। हाँ, ट्रेजेडी इन फिल्म होती है कई बार, तो आप इंजॉय करते हो। फिर पेंटिंग में अगर ट्रेजेडी हो तो क्या दिक्कत है आपको इंजॉय करने में? प्रॉब्लम है, पर हमें एक्चुअली आई थिंक वी हैव अ हिंड्रेंस इन अपने दिमाग में, एक जो हमारा क्लोज्ड माइंडसेट है कि बस पेंटिंग शुड ओनली बी क्रिएटिंग अ हैप्पी
और पॉजिटिव, हाँ मतलब वो और एन ऑप्टिमिस्टिक ऑरा। तो हाँ पेंटिंग वो नहीं है, पेंटिंग इज एक्सप्रेशन, प्योर एक्सप्रेशन है। एवरी आर्टिस्ट हैव देयर ओन एनर्जी, थिंकिंग, थॉट, वट एवर यू से, रिएक्शन, एक्शन, वो सब अलग है सबका। कोई किसी तरीके से बिहेव करता है, लेकिन अगर वो ईमानदारी से करता है वही आर्ट है बस। अगर वो नहीं करता तो फिर वो ठीक है। काम तो बहुत लोगों को बिकते हैं, सेल बहुत करते हैं, और ऐसे भी हुए जिनके सेल जिंदगी में कभी भी नहीं बिके, अब उनके पास म्यूजियम उनको खरीद नहीं सकता पेंटिंग। मतलब वैन गोग का जो म्यूजियम है डच हॉलैंड में, उसके बाहर उन्हें लिखा हुआ राइटअप है कि जो इनके काम है इसके अलावा हम अफोर्ड नहीं कर सकते इसका काम ऐड करने के लिए। अच्छा, दिस आउट ऑफ रीच, सो द प्राइस देखो। तो कभी ये कोई नहीं बता सकता कि ये प्रोसेस क्या है, लेकिन ये है कि आर्टिस्ट क्या कर सकता है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। अगर वो रखता है प्रायोरिटी तो वो बेस्ट होता है बस। हाँ, सो द टेक अवे फॉर मी एंड आई थिंक सम ऑफ द बडिंग आर्टिस्ट, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि यू बी ट्रू टू योर आर्ट एंड बी ट्रू टू व्हाट यू वांट टू कन्वे। एंड जो बिकेगा अगर उसको हमने प्रायोरिटी बना लिया तो कहीं अपनी आर्ट के साथ हमने ईमानदारी से ज़रूर वंचित रह जाएंगे। नहीं, वो तो बिल्कुल ही है, क्योंकि जो लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं फिर वो कंप्रोमाइज़ ही करते हैं, जो नहीं करते वो नहीं करते, और वो कभी कभी सफ़र भी करते हैं वो लोग, दुखी भी वही होते हैं। एक ह्यूमन ट्रेजेडी है, क्या कर सकते हो आप। मोदी गिलियानी के साथ ये हुआ था, कोई काम नहीं बिकते थे उसको। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई अब उसकी पेंटिंग, उसकी प्राइस वही है जो पिकासो की प्राइस है, कहीं ज़्यादा भी है ऑक्शन में, उससे भी ज़्यादा भी बिकी है। उनके उस समय काम नहीं बिकते थे। हाँ, पिकासो के शो में भी गया था। पिकासो ऑल्सो लाइक हिज वर्क एक्चुअली दैट टाइम, बट कहता कौन खरीदेगा। और एक न्यूड लगाई थी उसने शोरूम में, जो गैलरी के बाहर, तो पुलिस ने आके उसको हटवा दिया था, कहते हटाओ ये तो इस वल्गर पेंटिंग। तो अब वो मास्टरपीस है। समय के साथ ये तो आर्ट के साथ टाइम टू टाइम हुआ ही है। तो कभी कभी चीज़ें उस समय नहीं समझ में आती और टाइम बदलता है, तो आर्टिस्ट का कुल मिला के ये होता है कि वो अपने को जो एक्सप्रेस करना चाहता है किसी भी फॉर्म में, एब्स्ट्रैक्शन में या फिगरेटिव है, ड्राइंग बेस्ड काम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से हुए। कुछ आर्टिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने लाइन में ही काम किया, जैसे कीथ हेरिंग, हाँ पॉप आर्टिस्ट कीथ हेरिंग जैसे है, वो बड़े बोल्ड स्ट्रोक से कैरिकेचर टाइप के। रोथको ने बिल्कुल बड़ी सबलाइम पेंटिंग की है, मार्क रोथको, आप लाइक मेडिटेशन, अच्छा है ना। तो ये है, हाँ एब्स्ट्रैक्ट। तो हर आदमी का एटीट्यूड है ना। आई हैव सम वेरी नाइस पर्सपेक्टिव बिल्डिंग आउट कि आर्टिस्ट अपनी इनोसेंस में जो क्रिएट कर पाता है, दैट इनोसेंस इज सो प्रेशियस कि अगर वो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथोडोलॉजी से काम कर रहा है तो वो ओरिजिनल पे हिट अपॉन कर पाए, नॉट नेसेसरी, बट हाँ इफ ही इज रेडी टू जस्ट फ्लो इन द। भाई आर्टिस्ट की ताकत वही है, अगर कोई आर्टिस्ट जो उसको आइडिया आता है वो कर ले, और अब ये नहीं पता होता कि रिकॉग्निशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब जैक्सन पोलक पहले एब्स्ट्रैक्ट काम करता था, लेकिन ड्रिपिंग तो एक्सीडेंटल है, उसने किया तो उसको लगा कि भाई ये तो क्या ज़रूरत है कि मैं तो इसी को करता हूँ पेंटिंग, तो उससे ड्रिपिंग पेंटिंग। नाउ जैक्सन पोलक इज वेरी नोन, वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट एक्चुअली, जिसे ब्रेक थ्रू किया। The matter of his conviction that he saw that as art and he picked it up and then presented it with all the confidence. तो वही होता, घूम फिर के आती है कि भाई आदमी अगर अपनी एनर्जी के साथ, और ये पता नहीं गॉड गिफ्ट बोलो, जो भी है, आइडिया किसी को आते किसी को नहीं आते। पूरी ज़िंदगी को लोग काम करते रहते हैं, कुछ नहीं आता, किसी को ब्रेक थ्रू मिल जाता है आर्ट में। तो ये तो पता नहीं, कोई रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई कहना बड़ा डिफ़िकल्ट है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। वैन गॉग को भी नहीं पता था कि भी ऐसे भी हो रहा है। तो समय के साथ क्या होता है, उस टाइम नहीं पता होता कि भी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो सकता, लेकिन बाद में पता चलता है कि भी। इसीलिए कई बार वो कहते हैं, एक क्रिटिक ने बोला कि आर्ट हिस्ट्री रिटन ट्वाइस, 2 बार लिखी जाती है आर्ट हिस्ट्री। अच्छा, मतलब कि क्यों? एक जब समय में जब कोई नहीं पूछता, एक वो समय होता है जब सब पूछते हैं। एक आर्ट एक पीरियड में एक काम रिकॉग्निशन मिलती है उसको, वो बाद में ख़त्म होकर दूसरों को मिलती है। ऐसा बहुत बार हुआ है ना। एक तो विजुअल आर्ट ना, इसकी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, इसको जैसे मॉडर्न आर्ट के
संदर्भ में अगर हम बोले, ये नहीं पता होता कि भाई इसके क्या रूल हैं। मतलब जैसे हर एक में एक सिस्टम है, चाहे वो पोइट्री है उसमें आप बताते हो रिदम है, आप म्यूजिक में भी बता सकते हो भाई ये भी बहुत सारे हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, रूल्स हैं। लेकिन पेंटिंग हमेशा समय से आगे रही है, इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करना कई बार आम आदमी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि जो आर्टिस्ट सोचता है वो थोड़ा सा आगे होता है कई बार। उसमें पिकासो भी था, मैथिस भी थे, जिन्होंने समय से आगे सोचा। तो कई बार क्या होता है कि वो काम शुरू में रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते, क्योंकि वो बिल्कुल जो उस पीरियड के जो काम होते हैं उससे वो अलग होते हैं। तो उसमें फिर थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, और कभी कभी ये होता है कि रिकॉग्निशन मिल जाती है, ये भी चांस होता है, लक की बात है, वो रूल रेगुलेशन नहीं है। गेम खेलता है, ये होता है। जैसे कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली आपने जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑब्जॉर्व किया उसको फिर प्रेजेंट किया, सो फ्रॉम दोज इनिशियल वर्क्स देन यू फाइनली, आई मीन लेटर वर्क्स में आपने बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स जो किए मॉन्यूमेंटल साइजेस में, तो उसमें इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस कि एकदम से क्लिक नहीं करेगा कि इट्स अ पोर्ट्रेट दैट यू हैव मेड, तो उसमें आपने टेक्सचर और उन सब का जो एक अमेलगमेशन किया है ना, यूनिक स्टाइल, प्लीज टेल अस अबाउट दैट। नहीं, एक्चुअली बेसिकली मैं स्ट्रोक्स में तो शुरू से ही काम करता था। मेरे अर्ली जो अग्नि वाले वर्क्स हैं, जो पेनफुल है, उसमें भी बड़े स्ट्रोक्स हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े पेंटिंग्स हैं। तो वो तो मेरा एक इनर डिजायर टू वर्क लाइक दैट, तो उसी वो आगे आ गई। अब वो जब पेंटिंग पोर्ट्रेट किए बड़े बड़े फेसेस, तो वो पोर्ट्रेट नहीं है, वो एक लैंडस्केप की तरह है, फील्ड ऑफ कलर्स है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मोने का है लिली गार्डन जैसे ना, वो बहुत बड़ा है, उसमें सारा एब्स्ट्रैक्ट है, स्ट्रोक्स हैं, और नज़दीक जाओ तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन बाद में फ्लावर्स। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो ये भी वही है कि भाई मुझे लगता है कि भाई फेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ यू यूज द कलर and strokes, and if something come out, it's very interesting for me. So I handling the color, mainly treatment of the painting is very important for me, the strokes and color and this. So like it happens with many other artists कि एक particular type of जो style of work था आपका पहले, which was a series in itself, when you moved from that to the next series, was it a moment of struggle for you? Was it challenging for you कि अब मैं change कर दूंगा, I'm already established in this style? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखिए, ऐसा होता है कि एक एज के बाद आप जो है ना आर्टिस्ट तो होते ही हो, सिर्फ आइडिया की बात है। जब आइडिया आता है तो उसको भी एग्जीक्यूट कर ले आप, इतनी ताकत इतनी हो जाती है आर्टिस्ट में, जो भी कि वहाँ डाउट और डायलेमा नहीं होता है। वो कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन वो आपके अंदर की अर्ज होती है, आपको ऐसा आइडिया आ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि एक पेंटिंग करने के बाद दूसरी में मैं ऐसा करना चाहिए, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो वो एक प्रोसेस के साथ साथ अपने आप डेवलप हो जाता है, उसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। दैट ट्रांजिशन हैपेंड बड़ा स्मूथ होता है फॉर यू। एंड एज इट इज सिंस यू आर अ स्लो पेस्ड वर्कर। हाँ, तो वो कभी कभी ये जरूर होता है कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाया तुमने। तो बहुत से लोग ऐसे पूछते हैं पेंटिंग में, मतलब मॉडर्न आर्ट की, कंटेम्प्रेरी आर्ट में बहुत बार ऐसे वो पूछते हैं कि भाई आपने क्या बनाया है इसमें। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप कभी म्यूजिक सुनते हो? आपने कभी पूछा भी इसमें क्या गा रहा है वो? स्पेशली अगर आपने क्लासिकल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल है, तो आपको समझ में आता है कुछ क्या इंटेलेक्चुअलाइजेशन क्या लगता है उसमें आपको? तो मैंने कहा देखो, अगर आपको इंटरेस्ट है आर्ट, तो आप म्यूजियम जाइए ना, गैलरी जाइए, घूमिए, आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि व्हाट इज गुड आर्ट और व्हाट इज बैड आर्ट एंड व्हाट इज आर्ट। दैट क्वेश्चन इज आल्सो नॉट अंडरस्टूड बाय अ लॉट ऑफ अस व्हेन वी बिगिन आवर जर्नी। लाइक इवन माय ओन इनिशियल इयर्स, कुछ सेट पैटर्न थे दिमाग में, ये आर्ट है, ये आर्ट नहीं है, धीरे धीरे खुलता गया। जैसे आप तो कॉलेज में गए तो आपको समझ में आया कि आर्ट का इतना बड़ा चौड़ा आयाम है। फॉर मी ऑल्सो इट वाज जस्ट आइदर स्टिल लाइफ or it was just, so that is the way I think most of the people are blocked into their very limited understanding of what is art. क्योंकि व्यूअर का ये होता है कि भाई अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप थोड़ा सा होमवर्क करिए ना। जैसे कोई भी चीज़ करते हो आप, तो थोड़ा सा अगर आप रियली में समझना चाहते हो आर्ट को, तो थोड़ा देखिए, आर्ट देखिए, थोड़ा रिसर्च करें, स्टडी बुक्स देखिए, तभी तो समझ में आएगा ना। अगर कोई आपने रॉकेट बनाना है तो रॉकेट साइंस सीखनी पड़ेगी ना उसके लिए। रॉकेट तो समझ में आ गया कि उड़ना है, लेकिन जैसे म्यूजिक में कहते हैं कि तानसेन बनने से पहले कानसेन बनना जरूरी है।
तो सुनने आपकी की कला, ट्रेनिंग होने समझने में की, हाँ ऐसी आर्टिस्ट की विजुअल जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत स्ट्रांग होती है, हाँ तो वो उसको पता चलता है कि ये पेंटिंग किस लेवल की है इमीडिएटली। शायद मेरे ख्याल क्रिटिक्स को भी नहीं पता होता, गैलरी वालों को भी नहीं पता होता, ओके ओके हाँ मतलब मुझे लगता है हाँ आर्टिस्ट की जो जजमेंट है वो बड़ी डिफरेंट है विजुअल आर्ट में। या हमने आपस में बहुत बार डिस्कस किया है, जय मिस्टर जय ने, मिस्टर नंद कटियाल थे और कालीचरण और मिस्टर प्रेम सिंह, तो हम मिलके बात करते हैं भाई इसी के बारे में भी। तो हमें यही लगता है कई बार क्या होता है कि, लेकिन पता होता है उनको कि ये नहीं कि उनको नहीं मालूम, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जितना अंडरस्टैंडिंग आर्टिस्ट को होती है वो किसी और को होना बहुत मुश्किल है मुझे लगता है। तो इसलिए वो ही इज़ द बेस्ट जज। अगर कोई आर्टिस्ट किसी की पेंटिंग को प्रेज कर दे तो समझ लो वो पेंटिंग बहुत अच्छी है। आम आदमी तो कर सकता है कि भाई अरे वेरी गुड वर्क, दोस्त भी बोल देंगे, लेकिन अगर दोस्त आर्टिस्ट है तो इसीलिए कई बार कभी ऐसा होता था, जय मुझसे पूछते थे यार तू आजा मेरा काम तो देख ले, बता कुछ बोल। हाँ, हाँ एक ऐसे जिसकी परसेप्टिव आई है, तो यही होता है, उसका जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो यही होता है कन्विक्शन स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि आर्टिस्ट को ना भले ही वो ना पेंटिंग कर पाए, एक एग्जांपल देता हूँ, कोई चीज़ किसी वजह से, लेकिन वो जो बताएगा वो बिल्कुल ठीक ही होगा, क्योंकि ये सब्जेक्टिव नहीं है, आप ऑब्जेक्टिवली देखते हो। क्योंकि पेंटिंग जैसे कि आप म्यूज़िक को सुनकर अप्रिशिएट करते हो कि ये अच्छा म्यूज़िक है, वैसे आर्ट में भी उसके अंदर फॉर्म्स हैं, लाइन है, कलर्स हैं, वो कैसे आर्टिस्ट को हैंडल करता है, उसमें कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उससे पेंटिंग बनती है। चाहे वो ब्रेक थ्रू हो, चाहे वो कंटेम्प्रेरी आर्ट हो, तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा हो जिसमें कि आपको पकड़े, या तो उसका आइडिया बहुत अच्छा लगा आपको, इससे एब्सोल्युटली न्यू आइडिया, कभी कभी ऐसा होता है, या उसमें उसकी जो हैंडलिंग है बहुत ज़बरदस्त है, या उसने जैसे कंपोज किया पेंटिंग को, जैसे हैंडल किया, तो अल्टीमेटली पेंटिंग तो अपने आप बोलती है, मतलब उसमें आर्टिस्ट को बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसलिए अच्छे आर्ट को आप धीरे धीरे करके वो रिकॉग्नाइज हो जाती है, और वो पार्ट ऑफ व्यूअर के लिए बनती है, फिर बहुत लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब जैसे मोनालिसा थी, उसको थोड़ी पता था मैं मोनालिसा बनाऊंगा तो इतनी फेमस हो जाएगी, तो ये तो किसी को भी नहीं पता होता। तो लेकिन पेंटिंग जो अच्छी बनती है कभी कैसे बनती है किसी को भी, आर्टिस्ट को भी नहीं पता होता, उस मूड के अंदर बन जाती है, और वो मतलब सहज भाव से अगर काम करे तो अंदर तो जो ट्रेनिंग है वो है ही है। अब जो गाना वाला गाता है वो अंदर से जो निकलता रहता है वो गाता रहता है, ऐसी पेंटर जो पेंटिंग करता रहता है स्ट्रगल अपनी जो भी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो एक पूरा प्रोसेस है वैसे एक तरीके से। मतलब अपने मीडियम के साथ में इतनी एक्सपर्टीज और स्किल तो उसको लाना ही है, उसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ व्हाट ही हैज टू कन्वे एंड हिज बीइंग ट्रू टू हिमसेल्फ कि हाँ वो भाई जो जिस आर्टिस्ट का जो एटीट्यूड है ना वो रखना चाहिए उसको। आप कोई बोले कि भी आप इंस्टॉलेशन करिए, आप है ही नहीं तो आप क्यों करोगे इंस्टॉलेशन। आप पेंटर हैं तो पेंटर की तरफ बिहेव करिए, अगर आप स्कल्पटर हैं तो आपको लगता है कि मैं स्कल्पचर ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, मतलब जो आपके मन में और जो आपके आइडियाज़ आते हैं है ना। अब ट्रेनिंग तो हो चुकी है आपकी ना, आप सिर्फ आइडिया की ज़रूरत है कि जैसे जैसे वो आएंगे वो आप अच्छा काम ही करोगे। नहीं, आपने बहुत सही बात बोली। इट्स वेरी रिलेटेबल फॉर मी बिकॉज इन माई years of मतलब confusion, बहुत लोग से जब हम सुनते हैं कि ऐसा करो नहीं ये करो, ये करना चाहिए आपको, वो करना चाहिए, तो it can be a very deep strong influence on you जो हमको distract करता है, derail करता है, and I mean we somewhere fall short of listening to what I really want to do। अपने खुद की आवाज़ पे उतना ट्रस्ट नहीं रहता जितना कि बाहर की वॉइसेस पे होता है, तो वो ट्रस्ट बिल्डअप होते होते भी आई थिंक बहुत टाइम लग जाता है तो इंसान को, एंड इफ इज लकी वो स्टे कर पाता है, नहीं तो वो डिफ्लेक्ट होके कहीं और भी निकल जाता है। इसीलिए तो कहते हैं आर्टिस्ट को उसकी इनर स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है और उसकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो जो कर रहा है वो आर्ट है, मतलब उसको लगना चाहिए, है ना। तो अब जैसे मैंने मोदी गिलानी का एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें उन्होंने कहा कि उसकी जो वाइफ थी उसकी बड़ी हेल्प करती थी, पेंटिंग तो बिकती नहीं थी तो वो जॉब करती थी कुछ। मोदी ने गिलानी बोला यार अपनी वाइफ को कि मैं ना एक ड्राइंग करता हूँ और ट्राई टू सेल समवेयर,
ठीक है। वो एक कैफ़े में जाता है जहाँ वो ड्रिंक करता था। उस पब में एक देखा कि एक लेडी बैठी हुई है बड़ी, वो देखने में लगता था कि रिच होगी। तो ये उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि कैन यू बाई दिस वर्क। कहती है ओके 5, ही सेड 5 फ्रैंक। तो उसको 5 फ्रैंक दे देती है। एंड उसके बाद क्या कहती है वो उसको, कीप इट दिस ऑल्सो। ओह, कीप द पेंटिंग। फिर वो उसको खराब लगता है। देखो कितना खराब लगा ना। हाँ। तो कभी कभी सिचुएशन, मतलब वो ग्रेट आर्टिस्ट जिसको हम आज ग्रेट बोलते हैं, हाँ। उस टाइम एक लेडी को ये समझ में नहीं आया कि वो वर्क ऑफ आर्ट है। हाँ। है ना। Such ironical हाँ, मतलब instances सिचुएशन life has. ऐसी होती है। मतलब कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है आर्टिस्ट के साथ। अब तो थोड़ा नहीं है, मैं कहते उस टाइम कुछ ज़्यादा थी मेरे ख्याल है, इतना एक्सपोजर नहीं होता था लोगों को। तो सिचुएशन बड़ी अजीब होती है आर्टिस्ट के साथ। It's a life of struggle. एक one of the questions that I had intended was कि life is a mixture of happy moments and sad moments. Happy तो ठीक है, but जो sad moments होते हैं वो हमको बहुत कुछ सिखा के भी जाते हैं. There is a huge takeaway. What do you think about it? I mean, from your मेरे अपने कैरियर में एक ऐसा ब्रेक आया था कि when I was 40 to 49, 48 तक, very I long was phase. I was feeling myself as a useless person. और इतना लंबा और दूसरे भी ये कहते थे यूजलेस, इसने काम छोड़ दिया है, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग नाउ। How did you manage such a long time? नहीं, पेंटिंग तो की, ऐसा नहीं काम नहीं किया, लेकिन वो डायरेक्शन लेस थी। देयर वर नो डायरेक्शन एट ऑल। एंड मतलब कि it is a very depressive kind of a फैमिली phase. स्ट्रगल, कई बार फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसकी वजह से वो काफ़ी फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम थी, और अब पता नहीं क्या होगा, कल का ही नहीं मालूम था। तो कभी कभी आर्टिस्ट के ऊपर इतनी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भाई वो उसको उससे निकलना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हिम्मत करे तो थोड़ा सा ये ज़रूर था कि मेरी विल बड़ी स्ट्रांग थी हर चीज़ में, कि भाई कुछ भी नहीं होते हुए भी मैंने कहा कि ठीक है, आई विल स्टार्ट विद स्क्रैच, एंड देन आई स्टार्टेड अगेन पेंटिंग विद फोकस, and immediately I got the recognition. Again I sold the work, start selling work. So this is how it works. Sometimes कैरियर में होता है, लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो मेरे दिमाग में उस समय ये आ रहा था कि आपने बिना डिप्रेस हुए अपने हाउ डिड यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम डिप्रेशन, बिकॉज इट्स सच अ, बट यू सेड छोटा छोटा भी सहारा जो था दैट वाज इनफ टू कीप यू अफ्लोट। अल्टीमेटली होता है कि किसी तरीके से आपको उस सिचुएशन से निकल के ना स्टेट ऑफ माइंड को ठीक करना होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड अगर आपका नहीं ठीक है तो फिर आप काम नहीं कर सकते। आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, या सब्सटेंस अब्यूज में चले जाएंगे, अल्कोहलिज्म हो जाएगा। चलो छोड़ो, आर्ट में कुछ नहीं हो रखा है, मतलब क्योंकि सिचुएशन कई बार बड़ी खराब होती है, पैसा नहीं होता, आपको 1 साल का भी नहीं पता होता कि एक पूरा साल कैसे निकालोगे आप। व्हेन यू आर ए फ्रीलांसर, इफ यू आर नॉट सेलिंग वर्क, और बीच में हर आर्टिस्ट की ऐसा पीरियड आता है, कोई भी सक्सेसफुल आर्टिस्ट के बीच में आया, जो अभी दिखते हैं हमें, कभी कभी बहुत लंबा पीरियड होता है जब काम ही नहीं बिके, तो दिक्कत तो होती है। इसीलिए तो आई मीन हमारी सोसाइटी का सैड एस्पेक्ट यही है, गवर्नमेंट की तरफ से अगर आर्टिस्ट लोगों के लिए कुछ इस तरह का सपोर्ट स्ट्रक्चर होता तो शायद लोग हिम्मत से आर्ट के फील्ड में अपने बच्चों को भेजने की एक ओपननेस रखते। बट आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई आर्ट इज नॉट सीन एज वन ऑफ द मेन प्राइमरी ऑप्शंस, इवन इफ अ चाइल्ड इज बोर्न विद द सीड ऑफ आर्ट, म्यूजिक एंड ऑल। उसको हमेशा नहीं, बड़ी स्ट्रॉन्ग विल चाहिए इसके लिए, और बड़ा फोकस होना चाहिए। लेकिन ये होता है कि कभी आपको समझ आए क्या करें, लेकिन जैसे मेरे पीरियड में क्या हुआ, मुझे ना सीनियर फेलोशिप मिल गया उस पीरियड में, दैट हेल्प मी लॉट। तो उसमें ये लगा भी 2 साल के लिए तो चलो फ्री हो गए कुछ, एंड देन आई स्टार्ट फोकसिंग ऑन माय वर्क, एंड देन अगेन, है ना, तो फिर गाड़ी ट्रैक पर आ जाए तो फिर दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल यू सेड कि 2 साल के लिए, तो जो एक संत वाली मेंटालिटी होती है, चल कल तक का तो है ना, आगे का देखेंगे, तो 2 साल तक का तो मामला है, ठीक है। जो ज्यादा दूर का देखता है वो घबरा के छोड़ देगा। हाँ, वो नहीं था, जो ठीक है कल तक के लिए मेरे पास है। फिर वो धीरे धीरे बिल्डअप होता चला गया, मतलब आई स्टार्ट सेलिंग क्वाइट अ लॉट। कोई बड़ा फेमस सा कोट था व्हिच सेड कि you have a lamp in your hand and if you can see just one step ahead of you, that is enough. You don't have to see far off. बाकी आगे अंधेरा होगा, नेक्स्ट स्टेप देख लो, बस उतना काफी है। दैट्स इनफ। मंजिल जब मिल ही जाएगी, आप चलते रहोगे तो कहीं तो पहुंचोगे। एक कदम आगे ही देखना है, बस ज्यादा दूर का वो तो हमेशा होता है। आर्टिस्ट की लाइफ थोड़ी ट्रेजिक तो होती है वैसे,
क्योंकि हमें पता क्या है, हम देखते हैं वो आर्टिस्ट जो नोन है पूरी दुनिया में कि भाई ये लोग देखो इन्होंने तो बहुत पैसा कमाया, इनकी पेंटिंग की कीमत ये है या ये है। तो ओवरऑल आर्ट में तो स्ट्रगल बहुत आर्टिस्ट होने की है। For maybe every one successful artist, there would be 100 who would be struggling. सक्सेसफुल है ना, 1:100 और पता नहीं इससे भी ज़्यादा का रेशियो तो होगा। इसलिए ये होता है कि भाई और कुछ लोग ख़त्म हो जाते हैं टाइम के साथ, रिकॉग्नाइज नहीं होते। बहुत अच्छा किया होगा हो सकता है उन्होंने किसी वजह से। So निष्कर्ष क्या निकलेगा कि फिर इंसान अगर ये सच्चाई जानता है तो वो आर्ट में आए कि ना आए? नहीं आए, आना चाहिए भाई। जो आप इस प्लेनेट पे आए हो तो कुछ जो करना चाहते हो करिए ना कौन रोकता है? क्योंकि जब आप अपने अंदर जो है देखो, उसको ऐसा दबाओगे तो वैसे भी आप भूमिका, मुझे एक चीज़ लगती है हमेशा, मैं हमेशा एक बात, आप पेंटिंग करने से कोई नहीं रोक सकता मेरे को। अगर कोई रोकेगा तो मैं खुद रोकूंगा ना। तो कम से कम मैं वो कर सकता हूँ जिसको मैं इंजॉय करता हूँ, तो वाई नॉट। तो इसलिए पेंटिंग अच्छी बने बुरी बने ये तो बाद की बात है, पहले मैं उसको इंजॉय तो कर लूँ। कुछ किस तरीके से बने, बिकेगी नहीं बिकेगी तो बाद में देखेंगे ये तो। पर जनरली क्या होता है कि अच्छा काम जो होता है ना, एक ये भी एक मैंने देखा है कि जो एक्सपीरियंस है कि कोई भी अच्छा काम कोई भी करता है आर्टिस्ट, आप उसको आप रिएक्ट करते ही करते हो उस काम को। मतलब जनरली पब्लिक भी इवन, मतलब जिनको समझ भी कम होती है लेकिन हो सकता है वो भी काफ़ी हद तक उसको अप्रिशिएट कर लेते हैं। तो अच्छे काम की क्वालिटी यही है कि यू गो एंड स्टक देयर, stay put। हाँ वही खड़े रहे तो आप देख। When I was growing up during my college, I think एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन हम सुनते थे, should I choose this field? इसमें स्कोप है कि नहीं है? तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है कि आप स्कोप देख के अगर फील्ड में घुस रहे हो तो आप ये तो देख ही नहीं रहे हो कि आप बने किस चीज़ के लिए हो। तो अगर आपके अंदर आर्ट का बीज है तो गो अहेड एंड एक्सप्लोर इट। सक्सेस और नो सक्सेस इज सेकेंडरी, बट वी स्टे इन दैट बबल ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटी। नहीं, मैं हमेशा अपने जैसे टीच करता था, मैं हर एक बच्चों को एक बात बोलता था स्कूल कॉलेज में कि देखो, मैंने कहा हर आदमी कुछ ना कुछ कर सकता है लेकिन वो सब कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ नहीं कर सकते लेकिन हर आदमी कुछ कर सकता है। तो वो तुम जो कुछ कर सकते हो वो देखो क्या कर सकते हो। हाँ, वो इम्पोर्टेंट, उसके साथ सच्चे रहो, बस वही बने काफ़ी रहो। है, वही हाँ, काफ़ी है। हाँ। तो वही आप उसको अपनी डायरेक्शन बनाओ उसको। अब क्योंकि बचपन से जैसे मुझे था कि भी मुझे आर्ट करना है, जैसे जैसे खुलता गया पता चलता रहा तो उस हिसाब से मैं काम करता रहा और अपॉर्चुनिटीज भी आती रही, काम भी बिकते रहे, सक्सेस भी मिली, है ना। तो चीज़ें अपने आप खुल जाती है, रास्ते निकलते रहते हैं। हाँ, तो ये है कि भाई, लेकिन ये सोचो कि मैं चूज ही करते रहो, मुझे ये भी करना है वो भी करना है, ये मैं नहीं कर सकता वो हमेशा मैं बोलता हूँ कि फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी एक बार करना डिसीजन ले लो, जैसे मैंने डिसीजन लिया कि भाई आर्टिस्ट बनना है। सर पर ये डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होता। हाँ, आसान नहीं। कई बार बहुत, जैसे अभी आपसे पहले मतलब रमा जी से भी बात हुई तो उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, नॉवेल्स लिखे, बच्चों के भी नॉवेल्स लिखे, डांस भरतनाट्यम सीखा उन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा ये बात इस बारे में, तो उन्होंने कहा इन अ वे इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो कि हमने बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की हुई हैं, तो चीज़ों को छोड़ना करके कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है, आई डोंट एंजॉय इट, और उसी में से वो चीज़ को चयन कर पाना जिसपे हमने अपने रियलाइज़ किया कि हाँ आई रियली लव दिस इज़ वेयर आई वांट टू स्टे। सो इसलिए एकदम से फोकस बनाने का प्रेशर बनाना में ऑल्सो भी डिफिकल्ट। कीप एक्सप्लोरिंग, व्हाट शुड लाइफ बी अबाउट? एक्सप्लोरेशन। भाई कुल मिला के तो वही आता है ना कि भाई देखो, अल्टीमेटली एक वॉर में अगर आप जीतोगे कैसे? जब वॉर करोगे तो जीतोगे ना। अगर आप वॉर में आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो आप तो पीछे हो, है ना। आप अगर आप तैरना सीखना चाहते हो तो आपको पानी में जाना पड़ेगा ना, पड़ेगा। हाँ। बाहर खड़े होकर थोड़ी तैरोगे, है ना। अगर आपने पहुंचना है कहीं तो चलना पड़ेगा ना। हाँ? तो मंजिल कितनी भी दूर है, चलना तो शुरू करो। तो मतलब देखो, अल्टीमेटली ना भूमिका, मुझे हमेशा लगता है कि भाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एन आर्टिस्ट कि वो अपनी लाइफ में सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसको पता होना चाहिए किस डायरेक्शन में मैं काम कर सकता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उसको अच्छा तक करे। अब वो सक्सेस फेलियर का मुझे नहीं पता, उसको भी नहीं पता और किसी और को भी नहीं पता कि कब किसको कहाँ कोई मिरेकल हो जाए किसी के काम में, वो हमेशा होता है। बहुत बार मिरेकल्स हुए हैं आर्ट में। इसलिए वो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई आप किसी तरीके से जो आप चाहते हो करिए कम से कम,
उसको मत छोड़ो। So Jagdish ji, tell me one thing that I've always been curious about कि art सिर्फ उसी को करना चाहिए कि जिसको आर्टिस्ट बनना है, या आर्ट सबको एक्सप्लोर करना चाहिए? Why is art important in life? नहीं, इम्पोर्टेंट तो इसलिए होता है कि एक टैलेंट तो चाहिए। जब तक वो नहीं है और कमिटमेंट नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। वो बहुत इम्पोर्टेंट, टैलेंट और उसकी कमिटमेंट दोनों एक साथ होनी चाहिए, और फिर उसको परस्यू करे तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है आर्टिस्ट। So when you have to choose art as a career, हाँ, that for that you have full to have time. a It's a 24-hour job and whole your life, every day 24 hour. It's like that. So you eat art, 100%, हाँ, eat, think drink, art, sleep art, हाँ, see art, हाँ, feel art, जो भी है हाँ, मतलब अगर सच्चा आर्टिस्ट बनना है तो पूरी तरह डूबना पड़ेगा। हाँ, मतलब आप बात कर रहे हो तो अपने बारे में हो सकता है आर्ट के बारे में सोच रहे हो भी ऐसा भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। तो ये पूरा एक मतलब इन्वॉल्वमेंट तो पूरी चाहिए, क्योंकि देखो आप आधे मन से कोई काम करते हो तो वो आधा ही होता है। जिसमें पूरा मन लगता है, जिसको पूरी तरीके से आप करते हो, अडॉप्ट कर लेते हो, फिर आप पूरी तरीके से करते हो। आपकी बात बहुत सही आप कह रहे हैं। मुझे बस वो था कि आर्ट एज अ वे ऑफ जस्ट सेल्फ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, कि हाँ बच्चा जब बड़ा हो रहा है तो उसको हमने आर्ट से एक्सपोज किया, बट हाँ आगे उसको अगर करियर चूज करना है तो उसको ये क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि मेरे अंदर बेसिक टैलेंट है। अदरवाइज आर्ट आई थिंक एवरीवन शुड डू, बिकॉज आर्ट इज अ मीन्स ऑफ unraveling yourself, venting yourself out. बच्चों को तो अगर एक्सपोजर देते हो थोड़ा थोड़ा सबको, तो कोई भी म्यूजिक है, डांस है, विजुअल आर्ट है, थिएटर है, तो उसको आप पेरेंट्स को भी पता चल जाता है और आपको भी पता चल जाता है कि भी उसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर वो उसको सीरियसली तो अगर वो सीरियस है, या वो कई बार होता है पेरेंट्स नहीं बोलते, तो जैसे मैं था फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने नहीं बोला कि तुम्हें ड्राइंग करनी है, लेकिन मैं या तो शाम को पतंग उड़ाता था जब स्कूल में था, और दिन में अगर छुट्टी है तो ड्राइंग करता था दोपहर को। कुछ ना कुछ, सब सो रहे होते हैं, मैं सब घर में सो रहे होते थे गर्मियों में, मेरे को याद है। इसको क्लैरिटी बोलते हैं कि हाँ जहाँ पे मैं बैठा हूँ अपना ड्राइंग कर रहा हूँ, बड़ा मुझे एंजॉय करता था कब बना के कुछ, और शाम को फिर पतंगे उड़ाते थे। तो आपको पता होता है एक्चुअली। सो हाउ व्हाट डू यू डिफाइन आर्ट एज? व्हाट इज आर्ट टू यू? एवरीथिंग। हाँ, मतलब इसी से मिला, जो कुछ मिला इसी को किया, है ना। मतलब जो भी है, थोड़ा मिला ज़्यादा मिला मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम हैप्पी, दैट्स इट। एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ द चैनल चाइब्रेरी? ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, डिफरेंट आर्टिस्टों को आप ले रहे हो, चूज कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड अच्छी चीज़ है। आइडिया गुड है, बहुत ही अच्छा आइडिया है कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा आर्टिस्टों के ऊपर, और लोगों को भी पता चलेगा आर्टिस्ट कैसे सोचता है, चाहे वो म्यूजिशियन है, डांसर है, पोइट है, तो वो आप तो क्वेश्चन ही उन्हीं की है, उससे पूछते हो, तो इट्स वेरी गुड आई थिंक। Thank you, Jagdish ji. We had a wonderful time interacting with you. Thank you very much to be here actually. It's very nice it was talking to you. Very illuminating for us to understand your journey as an artist. Okay. And I'm sure our audience have enriched from this interaction and having heard whatever Jagdish ji shared with us today. Thank you very much. Thank you so much. So this is us now signing off from Chibrary. Before we leave, we want to remind you that you have to subscribe to our channel, share it with your friends and family, and ensure that you definitely click on the bell icon for receiving regular updates. Till we meet next, Bhumika here says bye to all of you. Thank you.